हेलो एवरीवन, जीनिस की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले यूपी डेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 हिंदी व्याकरण महामैराथन क्लास बाय जीनिस। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी क्वेश्चन पीवाईज हैं, पूछने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हो सकते हैं और चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी डेट एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं सरकारी सीट, तो आपके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अब तक मैं लॉट्स ऑफ वीडियो करा चुकी हूँ और आने वाले एग्जाम तक मैं लॉट्स ऑफ वीडियो और करा दूंगी, ताकि आप एक ही बार में अपनी क्वालिफाई कर लें। और अपनी स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, राम रमापति कर धनु लेह, यहाँ कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यज्ञ अलंकार, क्लेश अलंकार, अनुप्रास अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुप्रास अलंकार। राम रामापति का धनु लेह, यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। राम और रमा कितने बार आ रहा है? 2 बार। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मजहब, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी सत्रम, ऑप्शन डी कर्तव्य। इसका आंसर हो जाएगा बी, गुण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं और इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म को क्या कहा जाता है? गुण। मतलब किसकी विशेषता बताई जा रही है? गुण की विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? गुण है। और धर्म शब्द के कई और अर्थ भी होते हैं, जैसे कि प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य और संप्रदाय। धर्म के और क्या अर्थ होते हैं? प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य और संप्रदाय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। अलंकार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बने हैं? तो अलम और कार। अलम का अर्थ है आभूषण और कवि कथनीय वस्तु को अच्छी तरह से अभिव्यक्त करने के लिए अलमारी का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अलमारी का इस्तेमाल करते हैं। अलंकार के कुछ भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार। तो कितने अलंकार होते हैं? 4 अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है, कर्मधारय समास अलंकार की तरह काम करता है। कर्मधारय अलंकार किस रूप में कार्य करता है? समास अलंकार की तरह कार्य करता है और काव्य की शोभा बढ़ाता है। किसकी शोभा बढ़ाता है? काव्य की शोभा बढ़ाता है काव्य की। और काव्य को समर्जित सौंदर्य अलंकार भी प्रदान करता है। और काव्य को क्या प्रदान करता है? समर्जित सौंदर्य अलंकार भी प्रदान करता है। तो धर्म को किस रूप में जाना जाता है? प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य, संप्रदाय के रूप में। और 2 शब्दों से मिलकर बना है अलंकार, अलम और कार। अलम का अर्थ है आभूषण। और कौन कौन से अलंकार हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार। और कर्मधारय अलंकार को किस रूप में वर्णन किया गया है? कर्मधारय समास अलंकार की तरह काम करता है और काव्य की शोभा बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी अपभूति अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इसका आंसर हो जाएगा ए रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वह अलंकार होता है रूपक अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होता है? संभावना, जिसमें कि संभावना बताई जाए तो वो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और उपमा अलंकार कौन सा होता है? जिसमें तुलना की जाए वो उपमा अलंकार है। कि उपमा अलंकार कौन सा होता है? जिसमें की तुलना की जा रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना और जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान किया जाए, उपमान का आरोप किया जाए वही होता है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक काव्य को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15।
इसका आंसर हो जाएगा ए 13। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को 13 भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से है 13 संबंधवाचक अव्यय, ये पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट है कालवाचक, सेकंड है स्थानवाचक, थर्ड दिशावाचक एंड फोर्थ साधन साधनवाचक एंड फिफ्थ है हेतुवाचक एंड सिक्स्थ विषयवाचक, सेवंथ व्यक्तिवाचक और एट है विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, तुलनावाचक और संज्ञावाचक। तो ये कितने हैं हमारे संबंधवाचक अव्यय 13 हैं और 13 ये है, कोई से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भविष्य काल। कल तापमान अधिक होगा मतलब कि भविष्य की फ्यूचर की बात हो रही है, तो कल तापमान अधिक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी भविष्य काल। वर्तमान काल कौन सा होता है जिसमें कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध हो। वर्तमान मतलब प्रेजेंट में होने का बोध हो, तो वो कौन सा काल होता है वर्तमान काल। और भूतकाल कौन सा होता है कार्य का बीता समय लेने का बोध हो, मतलब जो बीत गया कुछ समय लेने का बोध हो, तो वो कौन सा काल होता है भूतकाल। और भविष्य काल कौन सा होता है कार्य का आने वाले समय होने का बोध हो, मतलब कि फ्यूचर जो आ रहा है उसमें आने का बोध हो, तो वो कौन सा होगा भविष्य काल। पूर्ण भूतकाल। वर्तमान काल कार्य का समय कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध, भूतकाल कार्य का बीते समय का होने का बोध और भविष्य काल कार्य का आने वाले समय में होने का बोध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे अच्छे तो आप हैं, सर कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी उपादान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संवेदन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अपादान। इससे अच्छे तो आप है मतलब कि इसमें क्या की जा रही है डर, तुलना, रक्षा करने, निकालने निकलने या अलग करने की। तो अपादान होता है जो जिसके विषय में बात हो रही है, जैसे कि उससे अच्छे तो आप हैं, तो कारक कौन सा बताया जा रहा है इसमें अलग करने की बात की जा रही है। तो डर, तुलना, रक्षा करने, निकलने, अलग की बात है, तो वो कौन सा कारक होता है अपादान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप पीवाई के पूछे जा रहे कारक से रिलेटेड ही और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ऑप्शन है कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कर्ता कारक है। इसमें टेढ़ी चाल चली में कारक होगा कर्ता कारक। जो ने है किसकी विशेषता बताया है कर्ता कारक की, जो कि ने से बता रहा है कर्ता कारक की कि वाक्य में काम करने वाले को। तो इसमें टेढ़ी चाली मतलब कोई है और इसमें क्या कही टेढ़ी चाल चली, जो ने से बता रहा है वाक्य में काम करने वाले को बता रहा है। तो इसलिए कौन सा आ जाएगा आंसर हो जाएगा इसका कर्ता कारक। कर्म कारक कौन सा होता है कर्म कारक होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्रिया का प्रभाव पड़ने पे कौन सा कारक लगेगा कर्म कारक। तो संबंध कारक कौन सा होता है जिसमें का सी के आए, तो वो कौन सा कारक होगा संबंध कारक। और अधिकरण जो आधार के विषय में बताया जाए तो अधिकरण कारक आएगा। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें टेढ़ी चाल चली मतलब खुद ही चली, तो कर्ता ने जो कार्य किया उसमें क्या आएगा कर्ता कारक। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में। ऑप्शन ए 3 विशेषण और 2 विषय, ऑप्शन बी 2 विशेषण और 3 विषय, ऑप्शन सी 2 विशेषण और 2 विषय, ऑप्शन डी 3 विशेषण और 1 विषय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3 विशेषण और 2 विषय। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, तो 3 विशेषण है इसमें 2 विषय है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3। 3 विशेषणों में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी है पूछा जा सकता है एग्जाम में।
तुलना के आधार पर विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट है मूल्यावस्था, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था और उपमा अवस्था। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं के कुछ उदाहरण भी हैं। पूछा सकता है कि मूल्यावस्था के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो मूल्य अवस्था फर्स्ट प्रिय, श्रेष्ठ, लघु, चतुर। तो ये कौन सी अवस्था है? मूल्यावस्था। उत्तरावस्था के उदाहरण है प्रियतर, श्रेष्ठतर, लघुतर या चतुरतर। तो इनकी मतलब क्या होता है? तरतर के रूप में होता है। वो कौन सी अवस्था होती है? उत्तरावस्था। और उत्तमा अवस्था कौन सी होती है? प्रियतम, श्रेष्ठतम, लघुतम, चतुरतम, अधिकतम, लिखितम। तो तम जब आ रहा है तो वो कौन सी अवस्था होगी? उत्तमा अवस्था। और उत्तरावस्था जिसमें तर की आए, तर आए लास्ट में। और मूलावस्था में जिसमें प्रिय, श्रेष्ठ, लघु, चतुर मतलब नॉर्मल शब्द आए। जब दो या दो से ज्यादा वस्तुओं या लोगों की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो इसे उपमा अवस्था कहते हैं। जैसे कि सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। तो ये कौन सी अवस्था है? उपमा अवस्था। जब दो या दो से ज्यादा वस्तुओं लोगों की तुलना की जाती है तो वो कौन सी अवस्था होती है? उत्तमा अवस्था होती है। तो जिसमें तुलना नहीं की जाती तो वो कौन सी अवस्था है? मूलावस्था अवस्था। और दो या दो से अधिक तुलना की जा रही है वस्तुओं की या लोगों की तो वो है उत्तमा अवस्था। तो फ्रेंड्स पूरी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाएं। नेक्स्ट है मूलावस्था। मूलावस्था को कैसे लिखेंगे? जैसे कि अधिक। उत्तरावस्था को लिखना है तो अधिकतर। उत्तमावस्था को लिखना है तो अधिकतम। मूलावस्था अधिक, उत्तरावस्था अधिकतर, उत्तमावस्था अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तम अवस्था। जिसमें मैं और हम आता है तो वो होता है सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम जिसमें कि मैं, हम या मुझे आए तो वो कौन सा आता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। और क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में कि मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन से होते हैं? जिसमें कि तू, तुम, आप आए वाक्य में तो वो कौन सी सर्वनाम होंगे? मध्यम पुरुष सर्वनाम होंगे। और अन्य पुरुष सर्वनाम कौन से होते हैं? जिसमें ये और वे आए तो वो कौन से सर्वनाम है? अन्य सर्वनाम। अब फ्रेंड्स आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें पूछा गया है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है? उत्तर उत्तम पुरुष सर्वनाम है। जिसमें मैं, हम, मुझे आए तो उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष जिसमें तू, तुम, आप आए तो मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष ये और वे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का सही बहुवचन करेंगे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कवि वृंद। कवि वृंद जो है कवि का सही बहुवचन है। कवि का नहीं होगा, नहीं कवि जन, नहीं कवि वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दही। दही जो है वो एक पुल्लिंग है। तो दही खाया गया, लस्सी पी गई, शिकंजी बनाई गई, चाय पी गई। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा इसका डी। दही जो है पुल्लिंग है और ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी एक पुल्लिंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें देख सकते हैं दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQ है, आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सरसों लाया गया, मकई खाई गई, सारस एंड मूंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सारस। सारस एक पुल्लिंग है। सरसों, मकई, मूंग पुल्लिंग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सारस। सारस क्या एक पुल्लिंग है? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी जर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संस्कृत। लिंग लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े बड़ाई न करें, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब खाए, कब कहे, लाख टका मेरो बोल रही। द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है ये है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इसका आंसर हो जाएगा बी, संज्ञा। बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाब में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा,
ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। इसका आंसर हो जाएगा सी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब जो तरल पदार्थ होते हैं तो वो कौन से होते हैं? द्रव्यवाचक, जैसे कि पानी। आप देख सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, दूध, घी, लोहा, जो मतलब कि पिघल सकते हैं। सोना, चांदी, दूध, घी, ये सभी क्या है? पिघल सकते हैं। तो इसलिए कौन सा होगा? इसके साथ एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। और भाववाचक कौन सा होती है? जिसमें कि हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो वो कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि अदृश्य प्लस गणना नहीं होती, जिनकी गणना नहीं होती और जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो कौन से होते हैं? भाववाचक। और व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से होते हैं? दृश्य मतलब कि जो देखा जा सकता है, सदैव एकवचन होते हैं और जो दुनिया में अकेले होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा कौन से होते हैं? जिसमें कि संघ, दल, गिरोह या टीम की बात हो, मतलब समूह की बात हो, जैसे कि फैमिली टीम की बात है, तो वो कौन सा होगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि क्रिकेट में जितनी टीम होती है वो समूहवाचक संज्ञा में आएगा। और तेजाब एक द्रव्यवाचक संज्ञा है जो पिघल सकते हैं। तो आने वाले एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड आ जाए या व्यक्तिवाचक संज्ञा से आ जाए या समूहवाचक से आ जाए, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसके चारों का ही बता दिए कौन से भाववाचक होते हैं, कौन से व्यक्तिवाचक होते हैं, कौन से द्रव्यवाचक और कौन से समूहवाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांता प्रसाद गुरु ने ग्राहम बेतन के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। इसका आंसर हो जाएगा डी 2। कांता प्रसाद गुरु ने ग्राहम पैटर्न के अनुसार 2 व्यंजनों के भेद माने हैं। तो भी की पॉइंट से इसके भी समझ लेते हैं। ग्राहम पैटर्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। जिन व्यंजनों में आकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है उनको महाप्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? जिसमें व्यंजनों में आकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है उनको महाप्राण कहते हैं। और शेष व्यंजनों को अल्पप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर तथा ऊष्म महाप्राण है, जैसे कि खा, घा, छा, झा, ठा, डा, हा, धा, पा, भा और शा, शा, सा, हा। ये कौन से हैं? हमारे महाप्राण, मतलब जिसमें प्राण होते हैं, जिसमें आकार की ध्वनि है तो वो महाप्राण होते हैं। और अल्पप्राण होते हैं जिसमें शेष व्यंजनों को अल्पप्राण कहते हैं। तो आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो अल्पप्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी 52। हिंदी भाषा की कुल 52 वर्ण लिपियां हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। 11 स्वर होते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। एंड 2 होते हैं द्विगुण एंड 2 होते हैं अयोगवाह। तो टोटल कितने होते हैं? 62। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। 11 स्वर एंड 25 स्पर्श और 4 ऊष्म और 4 अंतस्थ और 4 संयुक्त एंड 2 द्विगुण और 2 अयोगवाह। तो टोटल कितने होते हैं? 1 लेते हैं। कुल 1 लेते हैं कितने होते हैं? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है। ऑप्शन ए लिंगित, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी पार्श्विक, ऑप्शन डी उष्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंगित है। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है तो इसका आंसर हो जाएगा लिंगित। मतलब कि जो राग है हमारा लिंगित। पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा गया है, आने वाले तक पूछा जा सकता है ये भी क्वेश्चन। महाप्राण कौन सा होता है? जिसमें सेकंड एंड फोर्थ वर्ड जो होता है वो महाप्राण, मतलब कि खा क्या है हमारा? महाप्राण है। गा गा को छोड़कर जो घा क्या है हमारा? महाप्राण। तो महाप्राण सेकंड एंड फोर्थ वन होते हैं तो वो कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं। पार्श्विक पिल्ला ला हमारा क्या? पार्श्विक। पूछा जा सकता है एग्जाम में। और उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शा, शा, सा, हा, जो ताली से बोले जाते हैं तो ये कौन से हैं? उसमें व्यंजन। तो कह सकते हैं तालव्य से बनने वाले
शब्द तो कौन कौन से होते हैं? सा, 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 था। किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन है, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो लिंगित व्यंजन कौन से होते हैं? रा, महाप्राण, सेकंड एंड फोर्थ। तो पार्श्विक ला होता है और उसमें व्यंजन होते हैं शा, सा, हा और हा जो तालव्य से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए अग्रविवृत, ऑप्शन बी पश्च संवृत, ऑप्शन सी पश्च निवृत, ऑप्शन डी अग्र संवृत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पश्च पश्च संवृत। तो भाषा की दृष्टि से जो ओ है वो कौन सा है? पश्च संवृत। तो अग्र संवृत कौन सा होता है? जिसमें आ ई ए ए आए तो वो कौन सा? अग्र विवृत। और पश्च संवृत होते हैं जिसमें कि ई बड़े ई छोटा ए बड़ा ए आ ओ औ आए तो वो कौन से हैं? पश्च संवृत। तो ऊ ना अगर ओ आए तो कौन सा लगाएंगे? पश्च संवृत। आ आए जब भी आप पंच संवृत लगाएंगे और ई आए ऊ आए तो कौन सा लगाएंगे? पश्च संवृत। और अग्र विवृत कौन से होते हैं? जिसमें ई ए और ए आए तो कौन सा? अग्र संवृत। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ एक पश्च संवृत स्वर है। इसका मतलब है कि इसका उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठती है। तो कौन सा स्वर है? पश्च संवृत स्वर है जो ओ है, जिसे मतलब जीभ जो ऊपर को उठती है तो वो कौन सा होगा? पश्च संवृत स्वर होगा। क्या रहता है? मुंह जो है कम खुलता है जैसे कि ई। तो मुंह मतलब जो हमारे लिप्स सिर्फ वही खुले हैं तो वो कौन सा होगा? पश्च संवृत स्वर होगा। स्वरों के कुछ और प्रकार हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों की सबसे कम समय में बोले जाते हैं, जिन स्वरों को सबसे कम समय में बोले जाते हैं तो वो कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं जैसे कि आ, ई, उ और री। ऋचे ऋषि तो ये कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर। एग्जाम में पूछा जा सकते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जैसे कि देखिए आपको ऋषि, तो ऋषि में कौन सा स्वर आ जाएगा? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से ज्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ। इन्हें क्या लग रहा है? ज्यादा समय लग रहा है बोलने में। ये कौन से हैं? दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? दो या दो से ज्यादा स्वरों से मिलकर बने स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ए ओ औ। तो ये क्या होने हमारे? दो या दो से ज्यादा स्वरों से मिलकर बने हैं तो इसलिए ये संयुक्त स्वर है। जैसे कि ए और ए किससे मिलकर बना है? आ प्लस में आ। तो ये किस बना रहा है? हमारा ए। तो जो दो से ज्यादा शब्द स्वरों से मिलकर बनते हैं तो वो कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। नेक्स्ट है पलटू स्वर। पलटू स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना ज्यादा समय लगता है उन्हें पलटू स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, कितना समय लग रहा है ना बोलने में, तो ये कौन सा होगा? पलटू स्वर। पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और पलटू स्वर कौन कौन से होते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी पॉइंट्स, इनको भी लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब भी शीर्षक के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बोल इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी मध्य स्वर, ऑप्शन सी संवृत स्वर, ऑप्शन डी पश्चिम स्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो मैं बता देती हूँ अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। अग्र स्वर होते हैं ई ई ए ए। अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर कौन से होते हैं? आ। मध्य क्या है? एक अग्र स्वर, मध्य स्वर होता है आ। और एक मध्य स्वर है। संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? ई बड़ी ई, छोटा ओ और बड़ा ओ संवृत स्वर है। तो पश्च स्वर कौन से हैं? आ, छोटा ओ, बड़ा ओ औ। ये हमारे कौन से हैं? पश्च स्वर। पूछा जा सकता है। अग्र स्वर कौन से होते हैं? तो ई ई ए ए ये हमारे अग्र स्वर है। मध्य स्वर पूछे गए एग्जाम में तो आ क्या है? हमारा मध्य स्वर है। तो समृत स्वर होते हैं ई बड़ी ई, ओ और ओ हमारे समृत स्वर है। तो पश्चिमी स्वर है आ उ ओ औ बड़ा ऊ। ये कौन से? पश्चिमी स्वर। तो सब में जो क्या कॉमन आ रहा है? ई और बड़ी ई। अग्र स्वर मध्य समृत स्वर में कॉमन आ रही है। और जो ऊ और बड़ा ऊ आ रही है पश्चिमी स्वर में। जो ऊ और ओ है समृत स्वर और पश्चिमी स्वर में सेम आ रही है तो हम इनको इजीली हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अर्धविवृत स्वर है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए क्या है? हमारा अर्धविवृत स्वर है।
समवृत स्वर, समवृत कौन से होते हैं? ई, बड़ी ई, ए और बड़ा ओ, ये समवृत स्वर है। अर्ध समवृत कौन से होते हैं? ए और ओ। अर्ध समवृत होते हैं ए और ओ। विवृत विवृत होते हैं विवृत स्वर आ हमारा विवृत स्वर है, और अर्ध विवृत स्वर है आ, ए, औ और ओ। अर्ध विवृत, तो इसमें पूछा गया था, आप देख सकते हैं अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? ए क्या है हमारा? अर्ध विवृत। तो अर्ध विवृत, अब नेक्स्ट में पूछा जाता है अर्ध विवृत ए में आकर अगर आ गया तो अर्ध विवृत है, अगर ए आ भी ना है तो ओ आ हुआ है तो हमारा अर्ध विवृत है, अगर ओ है तो जब भी हमारा अर्ध विवृत है। समृत पूछे जाए तो ई, बड़ी ई, छोटा ओ और बड़ा ओ हमारे समृत है। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को फ्रेंड्स डिटेल में समझा रही हूँ कि हर एक क्वेश्चन में आप किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन में अनेक क्वेश्चन को बताने के किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या अर्धविवृत समृत स्वर कौन से होते हैं, समविवृत स्वर कौन से होते हैं, उनको मैं डिटेल में समझा रही हूँ। तो लिंगित कौन से होते हैं, पार्श्विक कौन सा होता है, एक क्वेश्चन को अनेक क्वेश्चन में बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अर्धविवृत स्वर है, तो इसमें आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था अभी कि अर्धविवृत ए ना आकर अगर ओ आए तो जब भी क्या हमारा अर्धविवृत स्वर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओ क्या है हमारा? अर्धविवृत, और ए भी हमारा क्या है? अर्धविवृत स्वर, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अघोष। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष। आंसर ए। तो देख सकते हैं अघोष कौन से होते हैं? सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। कौन से होते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? अघोष होते हैं फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सा, सा एंड शा। ये कौन से हमारे अघोष, मतलब कि फर्स्ट, मतलब का और खा क्या है हमारा? अघोष है, मतलब फर्स्ट और सेकंड। और स्वर कौन कौन से होते हैं? शा, सा एंड सा। और सघोष, सघोष कौन से होते हैं? थर्ड वर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, मतलब सभी स्वर वा, रा, ला, हा, ड़ा, ढा, तो ये कौन से होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तथा सभी स्वर या, वा, रा, ला, ई, ये हमारे अल्पप्राण है। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? सेकंड, फोर्थ तथा शा, षष्ठपूर्ण वाला शा, सा, हा और ड़ा, ये हमारे कौन से महाप्राण। अब इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आ जाए अघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं उनको देखकर। इसमें साथ के साथ नोट्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बीपी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कैसे होगा? आप बीपी मतलब कि आप पर बीपी, तो ये पर क्या है हमारा? तत्पुरुष समास है। जब भी बीच में आए तो वो कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। आपका बीपी आपके लिए है तो जो के लिए है तो वो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। तो आप पर बीपी तत्पुरुष समास कहलाएगा। आंसर सी। अब समझते हैं इनको भी डिटेल में कि द्विगु समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास कौन सा होता है, और तत्पुरुष समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास कौन सा होता है। आने वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा सकता है द्विगु समास से रिलेटेड। तो द्विगु समास होता है जिसमें समय और समाहार का बोध है, तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु। पूर्व पद संख्यावाची है, तो पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है, तो जब भी द्विगु समास कहलाएगा ये समय समाहार कौन सा कहलाएगा? द्विगु समास। सेकंड है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य है। पूर्व पद जो है विशेषण है और उत्तर पद विषय है, तो वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। थर्ड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा होगा? आप पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष है, तो पर क्या है हमारा? अधिकरण है, तो तत्पुरुष समास कहलाएगा। फोर्थ है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसे होगा? दोनों पद प्रधान है, जब दोनों पद प्रधान है तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास। और द्विगु समास संख्यावाची है पूर्व पद और समूह में हो तो द्विगु समास। और कर्मधारय समास पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेषण विषय हो। और तत्पुरुष समास अधिकरण तत्पुरुष है, और द्वंद्व समास होता है दोनों पद प्रधान है। जैसे कि हम द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि माता पिता, तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे? माता
और पिता। तो जिसमें दोनों पद प्रधान है तो वो कौन से होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं, जैसे कि भाई और बहन, सुख और दुख, तो ये कौन से समास हो जाएंगे? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी तालु। शा एक क्या है? वर्ण का उच्चारण स्थान है। तालु मतलब कि जो तालियों से बोला जाए, जैसे शा का ऐसे बोला जा रहा है तालियों से, तो शा एक तालियों से बोलने वाला वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मूर्धा, अगर पूछा जाए तो मूर्धा के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? तो सा, था, दा, धा और न। तो ये हमारे कौन से मूर्धा। ठीक है, सकते एग्जाम में। कंठ, सेकंड है कंठ। कंठ कौन कौन से होते हैं? खा, का, खा, गा, घाड़ा हमारे कंठे मतलब कि आवाज निकालते हैं। तो ये कौन कौन से भी दे सकते हैं, जैसे कि का, कौन से बोला मैं कंठ से बोली जा रहा है। खा, घा, ला, ये सभी किससे बोले जा रहे हैं? कंठ से। तालियों से कौन कौन से बोले जाते हैं? ई, बड़े ई, या, क्या, छा, जा, झा, ला, ये हमारे तालियों से बोले जा रहे हैं। तो दंते कौन कौन से होते हैं? ता, था, दा, धा, न, ये हमारे दंते से बोले जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। ये कंठे वाले कौन से उच्चारण स्थान है? ताली वाले, ये दंते। तो आप इजिली क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी बे, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी बे इन। इसका आंसर हो जाएगा बे। बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे, मतलब कि जो बे इंसाफी में बे जो लिखा हुआ वो क्या है? प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके कुछ की पॉइंट्स है, की पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। नए शब्द का अर्थ मूल शब्द के अर्थ से अलग होता है। जो नए शब्द का अर्थ होता है तो वो मूल शब्द के अर्थ से अलग होता है। जैसे कि बेइंसाफी में जो बे था वो क्या था? उपसर्ग था। एक उर्दू उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द ये हैं, जैसे कि बेतुका। तो जो बे है वो क्या है? उपसर्ग है। बेईमान, बेईमान में ये बे क्या है? उपसर्ग है। जो मतलब कि पहला वर्ड क्या होता है? वो उपसर्ग होता है जो नए वर्ड का निर्माण करता है। बेघर, बेचैन, बेहोश, जब भी आप बे से कोई भी वर्ड आए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका उपसर्ग निकाल सकते हैं, जैसे कि बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश। उपसर्गों के कुछ और भी उदाहरण हैं। उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? जैसे कि शब्द में आ लग कर आए, अन, उप, सा, सु, नी, सु, औ, वी, प, ये सब क्या है? उपसर्ग है। इनसे जैसे कि शब्द बनकर आए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे आ लगा हुआ हो शब्द में, या अन लगा हुआ हो, उप लगा हुआ हो, जैसे कि उपसर्ग ले हुए ये उप होगा तो क्या होगा? उपसर्ग होगा। सा, समन, सा क्या होगा हमारा? उपसर्ग। सु, नी, हु, औ, वी, प, ये सब क्या है? उपसर्ग है। आप इजीली क्वेश्चन को उपसर्ग से क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए लावा, ऑप्शन बी चढ़ावा, ऑप्शन सी बुलावा, ऑप्शन डी दिखावा। इसका आंसर हो जाएगा ए लावा। लावा, आवा प्रत्यय नहीं है। जो लावा है वो क्या है? प्रत्यय नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ए। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है, फिर की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन के लिए की पॉइंट्स बताइए ताकि किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बनावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा होता है। जो आवा होता है, आवा, लावा, कावा, तो ये क्या होता है? प्रत्यय नहीं लगा हुआ होता है। वही लावा शब्द में भी आवा प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं, आप देखो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में बदलाव कर देते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में बदलाव कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बनता है? दो शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे कि प्रति प्लस में आय।
प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला। प्रति का क्या अर्थ होता है? साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला। तो जब भी शब्द के अंत में प्रत्यय लगा हो तो वो क्या होता है? प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि साथ में पर बाद में, ये चलने वाला। जैसे कि प्रति एक हम लिखेंगे, क्योंकि एक जो इसमें एक है वो क्या है? हमारा प्रत्यय, मतलब कि जो लास्ट का शब्द में जो लास्ट में लगा हुआ है तो वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो पक्का करना चाहते हैं तो इस सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैंने आपका बहुत सा वीडियो करा दिए। हिंदी की महामैराथन भी करा रखी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियो अच्छे से कर लेना ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम टाइम में, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? फ्रेंड्स, मैंने समास से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है और अब तक लॉट्स ऑफ स्टूडेंट ने देख ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आने वाले एग्जाम के लिए। देख सकते हैं, समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकते हैं। जो क्वेश्चन जरूर आते हैं समास से रिलेटेड आप 4 नंबर पूछते कर सकती हैं। समास मैंने डिटेल में समझा रखा है, उसकी प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जाकर वॉच कर सकती हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी आव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द्विगु। द्विगु में मतलब कि 4 राहों का समूह। जब भी इसमें संख्यावाचक का बोध हो तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। जैसे कि 4 राहों का समूह चौराहा या पंच आ रहा है तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डिटेल क्लियर है, तो ताकि आपको किसी भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर लें। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। चौराहा शब्द का समास विग्रह करें तो 4 राहों का समाहार। चौराहा का मतलब क्या होता है? 4 राहों का समाहार। इसमें 4 क्या है? संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? द्विगु समास क्या कहलाता है? जिसमें संख्यावाचक विशेषण का बोध हो तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। जैसे कि चौराहा 4 राहों का समाहार। जिस समय पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है वे द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कि जिस समय से पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है वे द्विगु समास कहलाते हैं। जिस भी किसी समासिक पद में प्रथम पद पर संख्यावाचक शब्द हो एवं द्वितीय पद संख्या शब्द हो तथा समस्त पद समूह का बोध होता है वे द्विगु समास कहलाता है। संख्यावाचक को कैसे बोध कर सकते? पद में प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो, जैसे कि चौराहा क्या है? संख्यावाचक है और शब्द हो, एवं द्वितीय पद संज्ञा हो और द्वितीय पद क्या है? संज्ञावाचक, मतलब कि नाउन होता है एक तरीके से। शब्द हो तथा समस्त पद समूह का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है? द्विगु समास। और कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि द्विगु समास क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है? थोड़ा सा देख सकते हैं क्वेश्चन आ गया समास से रिलेटेड, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को जरूर कर लेना। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय। कर्मधारय कैसे समास हो जाएगा? जैसे कि नील कमल, नील है जो कमल, तो कर्म का बोध हो रहा है तो वो कौन सा होगा? कर्मधारय। आंसर सी। इसके भी कुछ की पॉइंट है, इनको भी डिस्कस कर लेना है। नील कमल शब्द में कर्मधारय समास होता है। नील कमल में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अगर इसका संधि समास विग्रह करें तो नील कमल शब्द का समस्त विग्रह करें। समास विग्रह है, नीला है कमल जो, नीला है कमल जो, तो वो किसका बोध करा रहा है? कर्मधारय समास का बोध करा रहा है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में पहला पद कौन सा होता है? विशेषण, जैसे कि नील, नील क्या बता रहा है? विशेषता को बता रहा है, और दूसरा पद विशेष्य होता है, जो कमल वो क्या बता रहा है? विषय को बता रहा है। तो वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। दोनों पदों में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, और दोनों ही पदों में क्या होता है? उपमान और उपमेय का संबंध होता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं अगर एग्जाम में पूछे जाए तो। कर्मधारय समास के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि पीताम्बर। पीताम्बर को लिखते हैं पीला है जो अंबर,
तो ये क्या है, कर्मधारय समास है। महात्मा, महान है जो आत्मा। दहलाता, दह रूपी लता। तो ये सब कौन से हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण है। अगर पूछे जाए ये एग्जाम्पल भी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, इनको भी कर लेना। तो पीताम्बर, पीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। दहलाता, दह रूपी लता। तो नील कमल में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। कैसे होगा, तो दोनों पदों में उपमा, उपमान, उपमान और उपमा का संबंध होता है। और कर्मधारय में समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। अब कर्मधारय से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब तक मैंने उपसर्ग भी बता दिया है किस तरीके से क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं प्रत्यय से रिलेटेड। और कर्मधारय और प्रीपोजिशन को इजीली सॉल्व कर ले। अब तक सब 8 नंबर सबके कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाम लगाने का अर्थ है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी पूरी पूरी कीमत देना, ऑप्शन सी लागत मात्र देना, ऑप्शन डी मोल भाव करना। इसका आंसर हो जाएगा ए, मूल्य आंकना। दाम लगाने का अर्थ होता है मूल्य को आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रतिवादी, ऑप्शन बी प्रतिवादी, ऑप्शन सी प्रतिवादी, ऑप्शन डी प्रतिवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रतिवादी। शुद्ध वर्तनी मतलब जो सही वर्तनी लिखा हुआ है, जो सही शब्द लिखा हुआ है उसका शुद्ध वर्तनी करना है कि कौन सा शब्द सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए प्रतिवादी। जो प्रतिवादी लिखा हुआ है वो सही है, बाकी ये सब गलत है। तो फर्स्ट सही है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। किसी शब्द में आने वाले वर्णों या अक्षरों को जिस क्रम में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। वर्तनी किसे कहते हैं, कि किसी शब्द में आने वाले वर्णों या अक्षरों को जिस क्रम में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। वर्तनी का संबंध किससे होता है, तो इसका सीधा संबंध उच्चारण से होता है। अगर उच्चारण शुद्ध होगा तो वर्तनी भी शुद्ध होगी। लिखने की विधि को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। लिखने की वर्तनी को क्या कहते हैं, विधि को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। जिसका सीधा उच्चारण किससे होता है, संबंध से होता है। उच्चारित होने वाले शब्द के लेखन में इस्तेमाल होने वाले लेखन चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। किसे कहते हैं वर्तनी, कि उच्चारित होने वाले शब्द के लेखन में इस्तेमाल होने वाले लेखी चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, शुद्ध वर्तनी के कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे कि अक्षुण, जीर्णोद्वार, दृष्टता, तकनीकी, देदी, व्यामान या छियालीस। ये सब क्या है, शुद्ध वर्तनी के उदाहरण हैं। जैसे कि वर्ड जो है सही लिखे भी हैं। अगर एग्जाम में पूछी जाए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि तकनीकी किस रूप में लिखा जाएगा, देदी व्यामन, छियालीस, जीर्णोद्वार, दृष्टता, अक्षुण, इस तरीके से लिखेंगे। तो छक्के छुड़ाने का अर्थ है। फ्रेंड मैंने मुहावरे से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है, उसमें सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने अब तक सभी क्वेश्चन करा दिए मुहावरे से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मुहावरे से रिलेटेड भी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप तक देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। रिवाइज हुए हैं दोनों क्वेश्चन, पूछे जा रहे हैं। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप 2025 की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और सीट तक करना चाहते हैं तो अब तक मैंने जितनी भी वीडियो कराई आप सभी वीडियो कर लें। सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन पेपर भी करा रखा है 2024 का, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी वीडियो को करते जाए, साथ के साथ नोट्स बनाते जाए। जैसे कि क्वेश्चन पेपर और मुहावरे से रिलेटेड छक्के छुड़ाने का अर्थ है। जैसे कि अभी मैंने कहा मूल्य त्यागने, मूल्य त्यागने का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन है छक्के छुड़ाने का अर्थ है। ऑप्शन ए क्रिकेट के खेल का नियम, ऑप्शन बी हराना, ऑप्शन सी घायल करना, ऑप्शन डी परेशान करना। इसका आंसर हो जाएगा बी हराना। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है हराना, किसी को भी हरा देना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके कुछ की पॉइंट्स है, छक्के छुड़ाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बुरी तरह हराना या पराजित करना। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह किया जाता है। छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या है, कि बुरी तरह हराना
या किसी को पराजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है कि सीधा उच्चारण करना। ऑप्शन ए अधिशासी, ऑप्शन बी अधिशासी, ऑप्शन डी अधिशासी, ऑप्शन डी अधिशासी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अधिशासी। शुद्ध वर्तनी मतलब सही का शब्द कौन सा लिखा हुआ है? अधिशासी। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार छोपने का अर्थ है। ऑप्शन ए अनाज भूनना, ऑप्शन बी काम बिगाड़ना, ऑप्शन सी मामूली कमाई करना, ऑप्शन डी व्यर्थ समय नष्ट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी व्यर्थ समय नष्ट करना। भार छोड़ने का अर्थ होता है व्यर्थ समय को नष्ट करना, मतलब जो समय है उसे बर्बाद करना एक तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स। भार छोड़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब है भट्टी में आग बढ़ाने के लिए फूंक मारना, शाब्दिक तौर पर इसका अर्थ है आग में डालना, जलाना, फेंकना या नष्ट करना। वहीं मुहावरे के तौर पर इसका मतलब है जाने देना या त्यागना। उदाहरण के लिए, अब तुम्हें जो हिस्सा 10 साल से नहीं मिला उसे भाड़ में छोड़ो और आगे की जिंदगी शुरू करो। तो भाड़ में छोड़ने का क्या अर्थ हो जाएगा? जलाना, फेंकना या नष्ट करना। एक सीधे तौर पर हम कहें तो क्या है इसका अर्थ? कि जाने देना, त्यागना। उदाहरण के लिए 10 साल से जो नहीं मिला आपको उसे भाड़ में छोड़ो, आगे की जिंदगी जियो। मतलब कि जो भी तुम्हें नहीं मिला उसे छोड़ो और आगे की जिंदगी जियो। भाड़ में झोंकने का अर्थ है। अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो भाड़ में छोड़ने का ना है भट्टी में आग बनाने के लिए फूंक मारना है या फेंकना है, आग में डालना। कितने उदाहरण किसी भी तरीके से आया तो इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं अगर भाग में छोड़ने का मुहावरा आया तो। अर्थ क्या हो जाएगा कि उसे भाड़ में छोड़ो और आगे की जिंदगी शुरू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए व्यवहारिक, ऑप्शन सी व्यवहारिक, ऑप्शन बी व्यावहारिक, ऑप्शन डी व्यवहारिक। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिक। व्यवहारिक की शुद्ध वर्तनी है, सही तरीके से कौन सा लिखा हुआ है? आंसर ए व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी 5। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। फ्रेंड्स, मैंने संधि से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। संधि की मैंने पूरी डिटेल में समझा रखी है कि कौन सी संधि है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन और उसके नोट्स मैंने बना रखे हैं, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, वॉच कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, रूढ़ संधि, वृद्धि संधि, व्यय संधि और अनादि संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, रूढ़ संधि, वृद्धि संधि, व्यय संधि और अनादि संधि। जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार या बदलाव होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? कि दो स्वरों के मेल से जो कोई विकार या बदलाव होता है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि गज प्लस में आनंद, तो क्या बनाएंगे? गजानन। या देव प्लस में इंद्र, देवेंद्र। तो जो विकार और बदलाव उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। जैसे कि गज प्लस में आनंद तो क्या लिखा जाएगा? गजानन। देव प्लस में इंद्र मतलब कि देवेंद्र। जैसे कि हम सुरेंद्र का करें सुरेंद्र, तो सुर प्लस में इंद्र तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। इस तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ये भी आ सकता है गजानन, या संधि विच्छेद भी दे सकते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं संधि से रिलेटेड। संधि शब्द का अर्थ है मेल, जोड़, मिलाना या मेल मिलाप करना। संधि का क्या अर्थ है? मेल करना, जोड़ करना, मिलाना या मेल मिलाप करना। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वर्णों के आपस में मेल से नए शब्द बनते हैं। क्या होता है कि ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वर्णों के आपस में मेल से नए शब्द बनते हैं। वर्णों की जब प्रवृत्ति करेंगे तो क्या करेंगे? नए शब्द को बनाएंगे, जैसे कि मेल करेंगे या जोड़ करेंगे या मेल मिलाप करेंगे। जैसे कि गजानन है तो गजानन का मेल या जोड़ करें तो गज प्लस में आनंद, देव प्लस में इंद्र, देवेंद्र। इस तरीके से संधि विच्छेद कर सकते हैं कि स्वर संधि होती क्या है। तो स्वर संधि क्या है? कि दो स्वरों के मेल से कोई विकार या बदलाव होता है
तो उसे स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सम प्लस में गम, मैंने अभी बताया था। गजानन मतलब कि पूरा भी लिखकर दे सकते हैं या संधि विच्छेद भी दे सकते हैं। तो सम प्लस में गम, सम प्लस में गम हलंत लगा हुआ है। ऑप्शन सी सड प्लस में गम, ऑप्शन डी सम प्लस में गम। तो संगम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे, सम प्लस में मतलब कि हलंत लगा के प्लस में गम। तो इसका संधि विच्छेद सही क्या है, बी सम प्लस में गम। जब भी हलंत लगा हुआ है तो कौन सी संधि कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। जब भी हलंत लगा हुआ है किसी भी शब्द के एंड में या शुरुआत में तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि को उदाहरण देते बाद आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। व्यंजन संधि कौन सी है जिसमें हलंत लगा हुआ है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है, डिस्कस करते हैं। संगम शब्द का सही संधि विच्छेद सम प्लस में गम है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जैसे कि मैंने भी बताया जिसमें कि हलंत लगा हुआ है तो वो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। आप इजीली पहचान सकते हो व्यंजन संधि को। संगम शब्द का सही संधि विच्छेद है सम प्लस में गम और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि विच्छेद शब्द, वाक्य या पदों के मेल का एक नियमित प्रक्रिया है। ये शब्दों को उनके व्याकरणिक गुणों के आधार पर आपस में मिलाता है और नए शब्दों का निर्माण करता है। संधि विच्छेद से भाषा सरल, आसान और मधुर बनती है। संधि विच्छेद से क्या होता है कि भाषा सरल, आसान और मधुर बनती है। संधि विच्छेद क्या है कि शब्दों, वाक्यों, पदों के मेल का एक नियमित प्रक्रिया है। ये शब्दों को उनके व्याकरणिक गुणों के आधार पर आपस में मिलाता है और नए शब्दों का निर्माण करता है। शब्दों को क्या करता है, मिलाता है और आपस में उनका निर्माण करता है, शब्दों का निर्माण करता है। जैसे कि संधि विच्छेद से भाषा जो है सरल होती है, आसान होती है और मधुर बनती है। संधि के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि सम प्लस में तोष तो क्या लिखेंगे, संतोष। देव प्लस में इंद्र तो क्या लिखेंगे, देवेंद्र। भानु प्लस में उदय तो क्या लिखेंगे, भानुदेव। तो सम जो ना लगा हुआ होता है तो हम कैसे लिखेंगे, इसको सम के रूप में लिखेंगे। जैसे कि सन, संगम लिखते हम संगम। तो ये जो ना है तो हम किस रूप में लिखेंगे, माँ के रूप में लिखेंगे। जैसे कि सम प्लस में गम। तो ये क्या है, हमारी संधि है। अब इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तांडव नृत्य संबंधित है। तांडव नृत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस से, ऑप्शन बी वात्सल्य रस से, ऑप्शन सी वीर और रौद्र रस से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, वीर और रौद्र रस से। तांडव नृत्य संबंधित है वीर और रौद्र रस से। फ्रेंड्स मैंने रस से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है। रस से रिलेटेड क्या, रौद्र रस क्या होता है, वात्सल्य रस क्या होता है, श्रृंगार रस मैंने डिटेल में समझा रखा है हर एक रस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके भी नोट्स अच्छे से बना लो फ्रेंड्स। इस वीडियो को जरूर करें क्योंकि रस से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन आते हैं रस से रिलेटेड भी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप 4 नंबर प्रिपेयर कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। मैंने हर एक वीडियो को डिटेल में समझा रखा है कि आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और अपने नंबर इसके कर सकते हो, 45 कर सकते हो यूपी बोर्ड की। तो सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने लॉस्ट का वीडियो करा रखी है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, तांडव नृत्य भगवान शिव से जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है, भगवान शिव से जुड़ा है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव को ही तांडव नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है। तांडव नृत्य को क्या माना जाता है, भगवान शिव का ही तांडव नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है। शिव को नटराज के रूप में तांडव नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। शिव को नटराज के रूप में क्या दर्शाया गया है, तांडव नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, क्या उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद करना है। उत प्लस में जवल, ऑप्शन बी उत प्लस में जवल, ऑप्शन सी उत प्लस में जल, ऑप्शन डी उत प्लस में जवल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत प्लस में जवल। जैसे कि इसमें हलंत लगा हुआ है तो कौन सी संधि कहलाएगी, व्यंजन संधि। जब भी हलंत लगा हुआ है
तो भी संधि होगी, व्यंजन संधि। तो संधि विच्छेद करें तो उत प्लस में जगल, उज्ज्वल होना तो सकते उत जगल का संधि विच्छेद है तो क्या है उज्ज्वल। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा होगा उत प्लस में जगल, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहाग के मुकुट के रचयिता हैं। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी अमृतलाल नगर, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इसका आंसर हो जाएगा सी अमृतलाल नगर। सुहाग के मुकुट के रचयिता है अमृतलाल नगर, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर भरने का अर्थ है। ऑप्शन ए सरस दोहे की रचना करना, ऑप्शन बी मूर्खतापूर्ण काम करना, ऑप्शन सी असंभव काम करना, ऑप्शन डी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। जैसे कि मैं थोड़े शब्दों में क्या कह रही हूँ अधिक कह रही हूँ और आपको डिटेल में समझा रही हूँ हर एक क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किसी भी तरीके का आएगा, जैसे कि वर्ड से रिलेटेड आ जाए, समाज से रिलेटेड आ जाए, सर्व से रिलेटेड, प्रत्यय से रिलेटेड, समय से रिलेटेड या मुहावरा आ जाए, हर एक क्वेश्चन का आप इजिली सॉल्व कर लेना। आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, हर एक क्वेश्चन को जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश प्रेम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए आवेरी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी देहु, ऑप्शन डी बहुब्रूही। इसका आंसर हो जाएगा बी तत्पुरुष। देश भ्रमण तत्पुरुष जिसमें मैं का के की आए तो कौन सा होगा अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष कहलाएगा, आंसर बी। इसको भी हम डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन को। देश प्रेम शब्द में तत्पुरुष तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास वे समास होता है जिसमें दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास कौन सा होता है कि जिसमें दूसरा या उत्तर पद प्रधान होते हैं। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को का, को, से, के लिए, से, का, के, की, मैं पर आदि का लोप होता है। तो ये कैसे कहलाएगा जिसमें कि का, के लिए, की, मैं, मर, पर आदि का लोप होता है। तो ये कौन सा समास कहलाता है तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि देश प्रेम का समास विग्रह करें तो देश के लिए प्रेम, जो के लिए है वो क्या है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। समास विग्रह करें तो तत्पुरुष का तो क्या होगा तत्पुरुष समास कौन सा होता है कि जिसमें दूसरा या उसका पद प्रधान होता है और इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को यह जैसे कि केलियां, साथी, मत, मैं पर आदि का लोप होता है तो इसे क्या कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के कुछ और भी उदाहरण हैं। जैसे कि शोका फूल, शोक से अफुल, शोका फूल का क्या अर्थ है शोक से फूल। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देश निकाला, देश से निकाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशवासी। और इन जैसे कि ये शब्द आए तत्पुरुष से रिलेटेड इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो तत्पुरुष समास होगा फिर का समास कैसे कौन सा होगा तत्पुरुष समास कहलाएगा। देश निकाला समास कौन सा है तो कौन सा होगा तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास आएगा तत्पुरुष समास। तो इन सभी कौन से हो गए तत्पुरुष समास के उदाहरण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष से रिलेटेड क्वेश्चन आए एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने समाज से रिलेटेड तो ऑलरेडी वीडियो बनाई रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। ऑप्शन ए स्वाति, ऑप्शन बी स्वाति, ऑप्शन सी स्वाति, ऑप्शन डी स्वाति। इसका आंसर हो जाएगा सी स्वाति। चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है स्वाति, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाप पुण्य में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका आंसर हो जाएगा बी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसे होगा पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप में पुण्य, तो कौन सा समास कहलाएगा पाप और पुण्य। तो जब भी इस तरीके से आए तो क्या होगा द्वंद्व समास। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाप माइनस का साइन लगा के पुण्य, तो ये कौन सा होगा द्वंद्व समास। जिसमें कि और आए या माइनस का साइन आए तो ये कौन सा समास होता है द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई बहन,
लड़का और लड़की इस तरीके से जो आते हैं तो वो कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पापपूर्ण। पापपूर्ण शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगर इसकी व्याख्या करें द्वंद्व समास की, जब दो शब्दों का समूह बनाता है और दोनों शब्दों का समान महत्व होता है तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। तो पहले मैंने क्या समझा, तृतीय समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास कौन सा होता है, द्वितीय समास होता है। मैंने तीन समास करा दिए हैं। सब क्वेश्चन में समझा दिया किस तरीके से क्वेश्चन आता है। व्याख्या करें तो, जब दो शब्दों का समूह बनता है और दोनों शब्दों का समान महत्व होता है तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण है कि पाप पूर्ण, दिन रात, सुख दुख, माता पिता। अगर इस तरीके से आए तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या और लगाकर भी लिख सकते हैं। तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। पाप पूर्ण, दिन रात, सुख दुख, हंसना रोना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। विशेषता करें तो द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि द्वंद्व समास कौन सा होता है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। तो वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे कि द्वंद्व समास ना लिखा है, क्वेश्चन आ सकता है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं तो वो कौन सा समास होता है? तो कौन सा होगा? एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैसे कि द्वंद्व समास पहला ए में होगा द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो आप क्या लगाएंगे? आंसर ए लगाएंगे। जैसे कि द्वंद्व समास पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं तो वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और अर्थ की दृष्टि से देखिए तो दोनों ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप होता है। और उनके मध्य क्या होता है? संयोजक शब्द का लोप होता है। तो देखिए द्वंद्व समास के उदाहरण है जैसे कि पाप पूर्ण, दिन रात, सुख दुख, माता पिता, भाई बहन। तो ये सब किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। अब द्वंद्व समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में, आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने 2 नंबर इससे कर सकते हैं। द्वंद्व समास से रिलेटेड, पद्धति से रिलेटेड, द्वितीय समास से रिलेटेड इतना मैं 3 समास करा चुकी हूँ कि द्वंद्व समास से क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि PYQ पूछे गए हैं उन्होंने डिटेल में समझा दिया क्वेश्चन को, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाती जा रही हूँ तो आप इजीली क्वेश्चन को जैसे कि सॉल्व कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आप 50 में से 50 मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में, क्योंकि एग्जाम में 50 मार्क्स की आती है हिंदी। वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ भी जाएंगे एग्जाम में, इस क्वेश्चन PYQ में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात पाठ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अवयवी भाव, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी परम्भाव, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, द्वंद्व समास। अभी मैंने जैसे कि डिटेल में समझाया कि द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें माइनस का साइन आए या और लगता है तो वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे कि साथ साथ मैंने अभी बताया था कि ऐसे भी लिखा आ सकता है या पूरा भी लिखा आ सकता है तो वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जैसे साथ साथ लिखा हुआ है, जैसे हम नॉर्मल लिखते साग पात, इस तरीके से लिख के दे सकते हैं कि साग पात का अब कौन सा समास है? तो साग माइनस में पात, तो ये द्वंद्व समास कहलाएगा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी परम्भाव, ऑप्शन डी द्विगु समास। परम्भाव क्या कौन सा होता है? जिसमें कि पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विषय हो। तो वो कौन सा समास होता है? परम्भाव। द्वंद्व समास जैसे कि माता पिता। द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें संख्यावाचक का बोध हो तो वो द्विगु समास होता है। तत्पुरुष किसमें होता है? जैसे कि स्त्रीलिंग, न्यायपारी या पुल्लिंग। तो कौन सा समास होगा? आंसर ए तत्पुरुष समास। जैसे कि वाक्य के बीच में कार्य किया या स्त्रीलिंग या न्यायपारी है तो वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। ऐसे इजीली हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि परम्भाव से देख लो क्वेश्चन, द्वंद्व समास से देख लो, द्विगु से, तत्पुरुष से। अब तक मैंने ये सभी क्वेश्चन करा दिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिटेल में हर एक क्वेश्चन को बता दिया कि तत्पुरुष समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास कौन सा होता है, परम्भाव, द्विगु, बहुव्रीहि कौन सा होता है। तो गौशाला में कौन सा समास होगा? आंसर हो जाएगा इसका ए तत्पुरुष समास। इसको भी डिटेल में समझते हैं। गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास होता है।
इसका समास विग्रह करोगे। गो मतलब गौ मतलब होता है गाय, के लिए शाला, जैसे मैंने अभी बताया गाय के लिए शाला, जब के लिए होता है तत्पुरुष समास है। के लिए पर शब्द आने पर गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। गौ मतलब क्या होता है गाय, के लिए शाला, के लिए पर शब्द आने पर गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर नपुंसक समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो लंबोदर नपुंसक समास होगा डी, आंसर हो जाएगा इसका डी, बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास के बाद द्विगु समास के बाद तत्पुरुष, तो बहुव्रीहि कौन सा होता है, आंसर हो जाएगा डी, बहुव्रीहि समास। इसको भी डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन को। लंबोदर, लंबोदर शब्द में बहुव्रीहि समास है। लंबोदर शब्द को समास विग्रह करेंगे। लंब है जो उदर, उदर है उदर, लंबोदर का मतलब क्या है, लंबा है उदर, जिसका अर्थ है गणेश। लंबा है उदर जिसका अर्थ क्या होगा, गणेश। बहुव्रीहि समास में दोनों पद पदगण नहीं होते और दोनों ही पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तो वो कौन सा समास है। ऑप्शन में आएगा द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। आप कौन सा लगाएंगे, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थ है गणेश, जिसका अर्थ निकले तो वो कौन सा सुना जाएगा, बहुव्रीहि समास। जैसे कि पिताम्बर, दिगंबर, इस तरीके का आए एग्जाम में क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। लंबोदर शब्द में लंब और उदर दोनों शब्द प्रधान नहीं है, बल्कि समस्त शब्द लंबोदर तीसरे प्रसिद्ध अर्थ भगवान गणेश का बोध कराता है। मतलब क्या कराता है कि समस्त शब्द लंबोदर तीसरे प्रसिद्ध अर्थ भगवान गणेश का बोध कराता है, तो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। तब मैंने सारे समास करा दिए फ्रेंड। अब 10 नंबर पूरे कितने कर सकते हैं एग्जाम में। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास आए या द्विगु समास आए, तत्पुरुष से आए, बहुव्रीहि से आए या द्वंद्व से। अब इन पांचों को ही इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इनमें दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए शरद चंद्र, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स मैंने पुस्तक से रिलेटेड वीडियो करा रखी है, वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने सभी PYQ ले रखे हैं, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से कल्पित रूप से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी मैंडोलिन, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी गिटार। इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र से परिचित रूप से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1981। फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो फ्रेंड्स मैंने पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो करा रखी है। पुरस्कार से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसकी शुरुआत कब हुई है, सबसे पहले किसका मिला, भारत रत्न से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड अब तक मैं वीडियो करा रखी है, उनको वॉच करने के। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, PYQ पे पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भी जाएंगे से रिलेटेड। और जितनी भी मैंने अब तक वीडियो करा दी है, अब तक आपने सारी वीडियो कर ली, तो आप 50 में 50 मार्क्स हिंदी में ला सकते हैं। और मैंने जीके जीएस से भी वीडियो करा रखी है, कहानी ज्ञान से रिलेटेड वीडियो करा रखी है। जेडी की डेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जीके जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम मैराथन करा रखी है, उसी से PYQ करा रखी है, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। इन सभी वीडियो को अच्छे से पढ़िए। फ्रेंड्स आपने फॉरगेट टू लाइक चैनल एंड हिट द बेल आइकन।
प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रोजेक्ट इमेज दीजिए। तो मैंने ये व्हाट्सएप क्वेश्चन करा दिए इस वीडियो में, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।